हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SST बाय प्रियंका शर्मा। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो अब फ्रांस है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका है। यानी कि जो मोनार्क सिस्टम तो है, अभी भी मोनार्की तो है वहाँ पे, अभी भी किंग वाली पोस्ट तो है अभी भी वहाँ पे, लेकिन अब किंग पपेट बन चुका है। यानी कि किंग पपेट किसका बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया है उसके हिसाब से ही जो है किंग को चलना होगा। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में तीन हमने बात की थी, लेजिस्लेटिव की बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, एग्जीक्यूटिव की, और उसके बाद बात की थी हमने जुडिशरी सिस्टम की। तो ये तीन सिस्टम बन चुके हैं, कौन सा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव में कौन आएगा, लेजिस्लेटिव में आएगा आपके 745 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, राइट। और ये जो 745 मेंबर्स है वो 55,000 चुनेंगे। 55,000 जो लोग हैं, जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, वो इलेक्ट करेंगे इन 745 मेंबर्स को। और एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाता है, किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, ठीक है। और जुडिशरी सिस्टम में जो है तो जजेस आ जाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन कुछ लोग थे, कुछ उसमें जनता है इसमें जो खुश नहीं है इस सिस्टम से। इस सिस्टम से तो खुश है, लेकिन एक्टिव और पैसिव सिटीजन वाला जो सिस्टम आया है ना, इससे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, क्योंकि इनको तो कुछ नहीं मिला ना, इनको तो कुछ भी नहीं मिला है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग सिटीजन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो एक्टिव जो सिटीजन्स हैं, नाम से ही पता लग रहा है, वही वोटिंग राइट्स रखते हैं। पैसिव सिटीजन्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है। तो पैसिव सिटीजन्स में हैं कौन कौन है, पुअर पीपल और वुमेन, और कौन है, पीपल हु आर लेस देन 25 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो चुकी है, ये लोग परेशान है अभी भी, ये लोग क्या है, अभी भी गुस्सा है। और गुस्सा इसलिए, इनके अभी भी ग्रुप बन रहे हैं, इनमें अभी भी ग्रुपिज्म हो रहा है। और ये लोग जो है ग्रुप अपने ग्रुप बना करके, अपने क्लब्स बना करके क्या करें, चर्चाएं कर रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ ना हमारे साथ। क्यों गलत हुआ, हमें तो कोई भी राइट नहीं मिला, लड़े तो हम भी हैं, है ना, सड़कों पर तो हम भी उतरे, स्ट्रगल तो हमने भी किया है, तो हमें कोई राइट क्यों नहीं मिला। सारे के सारा जो पावर है अभी भी किसके पास है, थर्ड स्टेट के पास। थर्ड स्टेट में किसके पास, रिच पीपल के पास, ठीक है। अभी भी रिच के पास ही पावर रह गई है, गरीब लोगों के पास, वुमेन के पास कोई पावर नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे हैं, इनके ग्रुप बनने लगे हैं। इन ग्रुप्स को ही हम पॉलिटिकल क्लब बोलते हैं, जहाँ पे ये लोग अब क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो मैनी क्लब्स वर फॉर्म्ड एज दे वांटेड द रेवोल्यूशन टू बी कैरिड फर्दर एज कॉन्स्टिट्यूशन गेव पॉलिटिकल राइट्स टू रिच ओनली। तो अभी भी ये लोग चाहते कि, कुछ लोग तो चाहते कि नहीं, अब तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई है, अब तो किंग की जो पावर है वो लिमिटेड हो गई है, अब रेवोल्यूशन रोक देना चाहिए। दो तरह के लोग हैं, है ना। कुछ कहते हैं कि रेवोल्यूशन होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि रेवोल्यूशन अब रोक देना चाहिए, ठीक है। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है कि एटलीस्ट अब राजा हमें तंग नहीं करेगा, क्लर्जी जो स्टेट है वो हमें तंग नहीं करेगी, क्लर्जी जो क्लास है वो तंग नहीं करेंगे, एटलीस्ट हमें तो कुछ लोग यहाँ तक की सेटिस्फाइड है। वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, रोक दो अब रेवोल्यूशन। तो और लेकिन कुछ क्या कह रहे हैं, जैसे वुमेन है, गरीब लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, रेवोल्यूशन तो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि रेवोल्यूशन हो गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई है, लेकिन हम बेवकूफ़ है क्या, हमें मिला तो कुछ नहीं है ना। सिर्फ किसी को परेशान ना करना का मतलब ये थोड़ा ना कि उनको कुछ मिल गया, है ना। तो इस वजह से ये लोग क्या चाहते हैं कि अभी भी रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स किसको मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल को मिले हैं ऑफ थर्ड स्टेट, ठीक है। तो वुमेन्स वर नॉट गिवन वोटिंग राइट। द फेमस वन वाज द जैकोबिन क्लब। बहुत सारे क्लब्स बने, बहुत सारे ग्रुप बने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो जैकोबिन क्लब था। अब जैकोबिन्स होते कौन है वो मैं आपको बता देती हूँ। और जैकोबिन्स का लीडर देखो कौन था, मैक्सवेलन रॉबस्पियर। इसका नाम याद कर लेना भाई, इसका नाम याद कर लेना, आगे बहुत बड़ा इसने आतंक फैलाया था, ठीक है। इसका भी एक अलग से टॉपिक है आपके इसमें NCERT में, ऑलराइट। तो जैकोबिन्स जो है देखो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे। दिस क्लब इंक्लूडेड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मैंने कहा ना कौन लोग सेटिस्फाइड नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशनल से अमेंडमेंट से, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि शू मेकर हो गए,
कुक्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, डेली वेज वर्कर हो गए, ठीक है। दिस द मेंबर ऑफ दिस क्लब डिसाइडेड टू बी अ स्ट्रिप्ड ट्राउजर, ये जो देख रहे हो ना आप, ये ट्राउजर ये पहनने का डिसाइड किया, टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दीज पीपल वोर रेड कैप्स टू सिंबलाइज लिबर्टी, ऑल्दो वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू डू सो, ठीक है। ये जो है वुमेन जो है वो कैप्स नहीं पहन सकती थी। तो ये थे जैकोबिन्स और उनके जो है स्पेशलिटी, कैसे कैसे क्या क्या पहनते थे वो लोग, राइट। और उनके लीडर का नाम जरूर याद रख लेना भाई। अभी ये तो हो रहा था, और क्या क्या हो रहा था। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की बिकम्स अ रिपब्लिक, कैसे बना देखो मैं आपको बता देती हूँ। माना कि देखो राजा जो है ना, कौन था राजा, किंग कौन है, किंग लुई 16, किंग लुई 16। कोई भी किंग है, क्या अपनी वो चेयर छोड़ना चाहेगा, अपनी कुर्सी तो नहीं छोड़ना चाहेगा ना भाई, अपना क्राउन तो नहीं छोड़ना चाहेगा ना। लेकिन अब हो क्या गया, बहुत ही बुरा हुआ किंग के साथ कि अब जो है वो नाम का ही किंग रह गया है, लेकिन जो असली पावर है, रियल पावर है, वो थर्ड स्टेट के रिच लोगों के हाथ में आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के हाथ में आ गई है। अब ना तो राजा लॉ मेकर है और ना ही वो टैक्स वगैरह अपने हिसाब से इम्पोज कर सकता है लोगों के ऊपर, यानी कि राजा सिर्फ नाम का ही राजा रह गया है, उसके हाथ में पावर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या उसको ये बात डाइजेस्ट होगी, नहीं होने वाली। तो कुछ तो करेगा ना, वो ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेगा। तो अब इसने क्या किया, इसने अपने ससुराल से जो है हेल्प लेने की कोशिश की। अब किंग लुई 16 का ससुराल कहाँ है, ऑस्ट्रिया है भाई। ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी मैरी एंटोनीट, इसी से तो शादी हुई थी ना। तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया से इसने हेल्प लेने की कोशिश की, धीरे धीरे चिट्ठियां वगैरह भेज करके, है ना। ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड सीक्रेट नेगोशिएशन विद ऑस्ट्रियन प्रशिया। ऑस्ट्रिया और प्रशिया की हेल्प लेने की कोशिश की कि कैसे भी करके, चाहे आप मिलिट्री भेजो, ट्रूप्स भेजो, लेकिन इन लोगों को सबक सिखाओ और मेरे को अपना क्राउन, मेरे को अपनी गद्दी दोबारा से वापस चाहिए। ये सब करा था किंग लुई 16। सीक्रेट इसकी जो है बातचीत चल रही थी, किसके साथ चल रही थी, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ। तो नेबरिंग कंट्रीज वर ऑल्सो वरीड, क्यों थी, क्योंकि ये जो नेबरिंग कंट्रीज थी यूरोप की, वो भी ये सोच रही थी कि आज तो फ्रांस में ये सब चल रहा है, कल को कहीं हमारी भी गद्दी ना छूट जाए, कल को कहीं हमारा भी क्राउन ना छीन जाए, कि जैसे लुई 16 से छीन लिया गया वैसे ही कहीं हमारी कंट्री के लोग भी अग्रेसिव ना हो जाए, उनको भी अपने राइट्स ना पता लग जाए, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस ना हो जाए। तो इस वजह से वो लोग भी क्या थे, वरिड थे। और इससे पहले कि हमारे लोग वरिड हो, हमारे लोग अग्रेसिव हो, हमारे लोगों को अपने राइट्स पता लगे, इससे पहले कि हमारे लोग कोई एक्शन ले, क्यों ना हम लोग जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा है उसको दबा करके, या फिर क्यों ना जो फ्रांस में ये जो चेंजेस आए हैं उसको क्या है, फिर से मोनार्की सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसको अगेन मोनार्की में कन्वर्ट कर दे। ऐसा कुछ करते कि दोबारा से क्या आ जाए, मोनार्की सिस्टम आ जाए, है ना। तो इस वजह से नेबरिंग कंट्रीज क्या थी, वरिड थी। तो नेशनल इससे पहले क्या है, ये लोग कुछ करते, नेशनल असेंबली ने क्या किया, वोटेड इन 1792 एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रियन प्रशा। तो जैसे ही नेशनल असेंबली को इन सीक्रेट नेगोशिएशन के बारे में पता चला, थोड़ी बहुत खबर हुई, तो उससे पहले कि ऑस्ट्रिया और प्रशा जो है कुछ करते, इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया 1792 में। तो 1792 में वॉर हुआ, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। Thousands of volunteers came up to join the army, हजारों लोग इकट्ठा होने लग गए। अब क्या है, अब एक नेशनल लेवल की बात होगी, कंट्री लेवल की बात होगी। लोग कह रहे हैं कि हमारी कंट्री तो क्या बोलते हैं, दूसरी कंट्री की कैसी औकात, दूसरे नेबर कंट्रीज की कैसी औकात कि वो हमारे मामलों में इंटरफेयर करे, है ना। तो और भी ज्यादा यूनाइट हो गए फ्रांस के लोग। ये इसको कहते हैं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म बोलते हैं बच्चा इसको। क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद, यानी कि हमारे अपने देश के लिए एक ऐसी फीलिंग आना कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर देश में अच्छा हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी चंद्रयान 3 की जो है सक्सेसफुल लैंडिंग हुई, तो सब लोग ऐसे सेलिब्रेट करें। ये क्या है, ये नेशनलिज्म है, अपने देश के लिए प्यार उमड़ आता है एकदम से। और अपनी कंट्री में अगर कुछ गलत हो तो उसके लिए बहुत दुख होता है। तो ये लोग भी दुखी हैं। अब दुखी किस चीज़ से हैं कि अरे दूसरी कंट्री, मतलब जो ये नेबर कंट्रीज है, ये लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे, नहीं ये तो हम हरा देंगे इनको, ये नहीं होने देंगे। तो हजारों लाखों लोग क्या है अब यूनाइट होने लगे फ्रांस के, ठीक है। तो वॉलंटियर्स फ्रॉम जो है ये क्या है, मर्सिल्स sang a patriotic song now, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है।
इन्होंने जो है एक नेशनल एंथम गाया फ्रांस का, ठीक है, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया, वही नेशनल एंथम बन गया। पीपल सो इट एज वॉर ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट मोनार्की। अब लोगों ने, आम जनता ने इसको कैसे देखा? आम जनता ने इसको देखा कि पीपल वर्सेस मोनार्की, कि लोग तो एक तरफ है, ठीक है, पब्लिक एक तरफ है, लेकिन मोनार्की सिस्टम एक तरफ है, और लेकिन हमें जिताना किसको है? पब्लिक को ही जिताना है, ठीक है। बट द फ्रेंच आर्मी वॉज बैडली डिफीटेड, लेकिन फ्रांस हार गया है। अब फ्रांस को गुस्सा आएगा, किसके ऊपर आएगा? लुई 16 के ऊपर आएगा। ऐसे कैसे हार गए? इतने सारे लोग जो हैं इकट्ठा होकर के लड़े हैं, हार कैसे गया वो? अब लोगों को शक है किसके ऊपर? लुई 16 के ऊपर, कि ये ज़रूर सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे सीक्रेट्स बता रहा है कि कौन है, कितने वेपन्स है, कितने लोग लड़ने आ रहे हैं। अगर इतनी ही खबर अगर कोई देश का भेदी बाहर वाले देश को दे दे तो फिर तो देश का तो बंटाधार है ना। तो दिस डिफीट कन्विंस्ड द पीपल ऑफ फ्रांस दैट द किंग हैड told Austria all the secrets of France military power and security, यानी कि सारे के सारे सीक्रेट्स लुई 16 ने बता दिए हैं, ठीक है। Therefore the public's attitude toward the king became fierce। अब क्या है? लोग गुस्सा हो चुके हैं। The king fled to the shelter of legislative assembly। अब क्या है? किंग अपनी जान बचा कर कहाँ भागा? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भागा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने जैसे ही इसको शरण दी, लोग और गुस्सा हो गए और कहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर तुम इसको शरण देते हो, जो क्या है? देशद्रोही है, जिसने क्या किया? हमारे देश के सीक्रेट्स, हमारे देश के जो मिलिट्री पावर के बारे में दूसरे देश को बताया है, तो हम इस नेशनल असेंबली को भी नहीं मानते हैं। तो राजा से तो गुस्सा थे ही थे, जिस नेशनल असेंबली ने राजा को क्या है? शरण दी। क्या दी? शरण दी, शेल्टर दी। उस नेशनल असेंबली को भी अबोलिश कर दिया गया। विद दिस द नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर नेशनल असेंबली कह सकते हो, ठीक है, वॉज अबोलिश एंड द नेशनल कन्वेंशन वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। अब एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल असेंबली कह लो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कह लो, ये क्या, ये अब एबोलिश हो चुकी है। अब पिक्चर में क्या है? अब पिक्चर में है नेशनल कन्वेंशन। और अब क्या है? ये किस बेस पे फॉर्म हुई? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? कि सब लोगों को वोटिंग राइट्स है एक पर्टिकुलर एज में होने के बाद, ठीक है ना। मान लो कि अब इंडिया की बात करते हैं तो 18 और 18 अबव जो है, हर एक इंसान को, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन से हो, कंट्री के किसी भी पार्ट से हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी जो है कैसा भी पहनावा रखता हो, हर एक वो इंसान कंट्री के अंदर जो 18 से अबव एज का है, उसको वोट देने का राइट है, ठीक है। तो इसी को एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, ठीक है। तो अब नेशनल कन्वेंशन फॉर्म हो चुकी है एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? कि अब गरीब लोग भी वोटिंग राइट्स रखते हैं, राइट। वुमेन्स को अभी भी जो है वोटिंग राइट्स नहीं मिले हैं, राइट। वुमेन्स को अभी भी नहीं मिले। अब गरीब जो आदमी है, उन लोगों को ही वोटिंग राइट्स मिले हैं। तो ये 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ है? द कन्वेंशन एबोलिश्ड मोनार्की। अब क्या है? मोनार्की बिल्कुल खत्म कर दी गई है। पहले क्या चल रही थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी, ठीक है ना, यानी कि मोनार्की अभी भी थी। अब मोनार्की को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और फ्रांस क्या बन चुका है? रिपब्लिक बन चुका है, यानी कि पीपल विल इलेक्ट द गवर्नमेंट। और 21 जनवरी 1793 को क्या हुआ? अ कोर्ट सेंटेंस किंग लुई 16 टू डेथ ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब क्या होता है? यही देशद्रोह करना, ठीक है। अपनी कंट्री के अगेंस्ट कुछ क्रिमिनल एक्ट करना, अपनी कंट्री के सीक्रेट्स दूसरी कंट्री को बताना ही ट्रेजन यानी कि देशद्रोह कहलाता है। ही वॉज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड इन गिलोटिन, ठीक है ना। हिज क्वीन मैरी वॉज ऑल्सो हंग टू डेथ। तो दोनों को मौत की सजा दी गई, ठीक है ना। तो लुई 16 हैड, ये देखो, ये गिलोटिन क्या था, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है गिलोटिन, और यहाँ पे क्या है? सिर को रखा जाता है, और सिर को रख के ये जो एक तेज धार वाला एक कह लो कोई कुछ है ना, चाकू जैसा है ना, इसको गर्दन पे सीधा गिराया जाता है, और उसी टाइम क्या हो जाता है? गर्दन जो है अलग हो जाती है शरीर से, ठीक है। तो ये है गिलोटिन। और गिलोटिन को जो है
इसलिए ही यूज़ किया जाता था कि अगर किसी को मौत की सज़ा दी जाए तो उसको एकदम से वो मर जाए, उसको तड़प तड़प के ना मरना पड़े, ये कॉन्सेप्ट था, है ना। तो लुई 16 इज एक्यूज ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कन्वेंशन एंड अगेंस्ट फ्रांस। तो उसको, उसके सिर को क्या है, धड़ से अलग कर दिया गया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, और उसकी वाइफ जो मैरी थी उसको भी जो है फांसी की सज़ा दी गई। अब आ जाता है रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर, मैंने आपको एक क्लब के बारे में बताया था, जो था कि जैकोबिन क्लब, और जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो कौन था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। तो अब आ जाता है मैक्समिलियन रोबेस्पियर पिक्चर में आ जाता है, मैंने कहा था उसको पकड़ के रखना, उसको छोड़ना नहीं है, अब आता है वो पिक्चर में। तो रेन ऑफ टेरर जो है कब से कब तक हुआ था, 1793 से 1794, जब राजा रानी मर चुके हैं, मोनार्की जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब फ्रांस रिपब्लिक बन चुकी है, ठीक है। तो जैकोबिन लीडर टुक चार्ज ऑफ फ्रांस, मैक्समिलियन रोबेस्पियर जो कि लीडर था। ही केम अप विद स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उसने कहा कि जो भी लोग रिपब्लिक नाम के से अगेंस्ट है, जो इस टर्म्स के अगेंस्ट है, उनको क्या कर दो, काट दो, उसी टाइम मार दो। जो हमारे अगेंस्ट है, जो जैकोबियंस के अगेंस्ट है, जो भी एक भी शब्द किसी ने जैकोबियंस के अगेंस्ट बोला तो वो क्या है, वो मार दिया जाएगा, वो काट दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो रेडिकल था कौन, जैकोबियन क्लब और जैकोबियंस, और स्पेशली मैक्समिलियन रोबेस्पियर की बात करते जो कि लीडर था, और उसने ही नेशनल कन्वेंशन पे अभी कब्जा कर रखा, तो उसी की चल रही है फ्रांस में, ठीक है। एनीवन हु सो एज एनिमीज, तो जो भी जैकोबियंस का जो है दुश्मन है वो क्या है, वॉज अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड इन द कोर्ट, ठीक है। एंड इफ फाउंड गिल्टी दे वर बिहेडेड, तो उनको क्या है, उनका भी गला काट दिया जाता था। ये याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो। 1789 में क्या हुआ था, स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल। 1790 में क्या हुआ था, नेशनल असेंबली बिजी कंप्लीटिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद 1791 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। 1792 में नेशनल असेंबली डिक्लेयर्स वॉर, जो है जैकोबिन्स कम्स टू पावर, और 93 और 94 में क्या है, रेन ऑफ टेरर आ चुका है। ये सारा अगर आप ये डेट्स भी याद कर लोगे, ये ईयर याद कर लोगे, तो आपको इजीली याद हो जाएगा स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल की क्या हुआ था। देखो एक अफवाह फैल गई थी कि जो है ये किंग है लुई 16 है, वो ट्रूप्स भेज रहा है लोगों के अगेंस्ट, तो लोग भी गुस्सा हो गए थे, बास्टिल पे हमला कर दिया था और बास्टिल को पूरा तहस नहस कर दिया था। 1790 में जो है नेशनल असेंबली जो बिजी थी किसको, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट हो चुका है, लेकिन अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग से खुश कौन नहीं है, वुमेन खुश नहीं है, और कौन खुश नहीं है, गरीब लोग खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, क्योंकि इनको कोई राइट्स नहीं मिले हैं, और इसी वजह से अब क्लब्स बनने लगे हैं, ग्रुप्स बनने लगे। उन ग्रुप्स में एक जैकोबियंस क्लब आता है जो कि पावर में आ चुका है 1792 में, और इनके पावर में आने से क्या आ जाता है, रेन ऑफ टेरर आ जाता है। बहुत ही ईजी है ना, एक कनेक्ट करते चलोगे ना चीज़ों को तो बहुत ईजी लगेगा आपको। तो आज का जो है सेशन है। अच्छा अभी एक चीज़ और है, मैं बता दूं कि मेजर डिसीजंस ऑफ रोबेस्पियर ने क्या क्या डिसीजंस लिए थे। पहला है कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस और प्राइजेस, जो वेजेस और प्राइजेस के ऊपर मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, फिक्स क्वांटिटी ऑफ मीट एंड ब्रेड पर पर्सन को कितना जो है मीट और ब्रेड मिलनी चाहिए। उसके बाद है फार्मर्स टू सेल देयर ग्रेन ओनली इन सिटी एट प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। जो भी फार्मर्स जो है अपने ग्रेन्स को सेल करेंगे वो सिटी के अंदर करेंगे और उस प्राइस पे जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। ओनली होल व्हीट फ्लोर परमिटेड, वाइट फ्लोर बैंड, नो टाइटल्स लाइक सर और मैडम। मैन को सिटियोन बोलेंगे और वुमेन को सिटियोन ही बोलेंगे, कोई सर मैडम किसी को नहीं बोलेगा। ये डिसीजंस लिए गए किसने, रोबेस्पियर ने लिए थे अपने टाइम पे, राइट। तो ये मैक्समिलियन था रोबेस्पियर, जिसने क्या था, रेन ऑफ टेरर, जिसके टाइम पे रेन ऑफ टेरर आया। रेन ऑफ टेरर था 1793 से 1794। ये आया क्यों था, ये वो गरीब लोगों का लीडर था जिनको कोई भी राइट्स नहीं मिले थे। कहाँ से राइट्स नहीं मिलते, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के अमीर लोगों को ही राइट्स दिए गए। तो गरीब तबके का जो लोग थे वो परेशान हो गए, वो गुस्सा हो गए कि हमें तो कोई राइट्स नहीं मिले, तो वो अपने ग्रुप्स बनाने लगे। उन ग्रुप्स में एक जैकोबिन क्लब था, उन जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर था,
ठीक है। और इसके कारण क्या आया, रेन ऑफ टेरर आया। क्यों था? क्योंकि इसकी स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और पॉलिसीज थी कि जो भी हमारा दुश्मन है वो देश का दुश्मन है, और वो देश का दुश्मन है तो वो कटेगा, वो मरेगा, और उसको मार दिया जाता था। तो मैक्सिमिलियन क्या था, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794। देखो ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि इसके जो सपोर्टर थे ना शुरू शुरू में, वो भी इससे डरने लग गए थे कि कहीं हमने इसके अगेंस्ट कोई सलाह दी, मान लो कि कुछ ये जो है कोई रूल बना रहा है, कोई लॉ बना रहा है, और उसमें किसी इसके मेंबर को कोई सलाह देनी है, कोई एडवाइस देनी कि हम लोग इसमें ये ऐड कर सकते हैं या इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर इसको अच्छा लगा तो ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी वो बुरा लग गया तो उसको कटवा देता था। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो इसके खुद के सपोर्टर्स ये परेशान होने लग गए थे इससे कि भाई ये तो बहुत खतरनाक इंसान बन गया है। ठीक है, हमने लीडर चुना था, हमने किलर थोड़ी ना चुना था, ये तो किलर बन चुका था। तो इसके खुद के ही सपोर्टर जो थे वो परेशान थे, लेकिन एंड में क्या हुआ कि इसको इसका ट्रायल हुआ कोर्ट में और इसको गिल्टी पाया गया, और उसी गिलोटिन पे जिस पे इसने हज़ारों लोगों को चढ़ाया था, निर्दोष लोग थे वो भी, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इससे डिफरेंट ओपिनियन रखते थे। और डिफरेंट ओपिनियन रखना कोई बुरी बात नहीं है ना, लेकिन डिफरेंट ओपिनियन रखने की सज़ा उनको मिली। हज़ारों लोगों को इसने गिलोटिन पे चढ़ा दिया, और एंड में जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो इसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिएगा। कब? जुलाई 1794 में। He was killed in a guillotine, led to fall of Jacobin government। अब जैकोबिन जो गवर्नमेंट है वो भी गिर चुकी है। ठीक है, तो आज का जो है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन आएगा। अब जैकोबिन्स भी एक जा चुके हैं। देखो पहले नेशनल असेंबली बनी, देखो मैं आपको बताती हूँ, यही नेशनल असेंबली फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। ठीक है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो है मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम आया इसके बाद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम आया, लेकिन लोगों को क्या है ये पसंद नहीं आया, तो मोनार्क सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था वो पसंद नहीं आया, तो ये क्या है, ये ख़त्म कर दिया गया। तो अब क्या हो रहा था, अब ये आया नेशनल कन्वेंशन बन गई है अब। ठीक है, नेशनल कन्वेंशन पे कब्जा कर लिया किसने? जैकोबियंस ने। जैकोबियंस कौन थे? गरीब लोगों का ग्रुप था। ठीक है, जैकोबियंस का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इसने क्या किया, इसकी वजह से रेन ऑफ टेरर आया, हजारों लाखों लोगों को उसने गिलोटिन पे चढ़ा दिया, एंड में ये भी मारा गया। और इसके मरने के साथ साथ ही क्या हुआ, इसके मरने के साथ साथ ही जो ये नेशनल कन्वेंशन है या फिर ये जैकोबिन क्लब से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जैकोबिन गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।